प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की क्लास ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में हम अपने पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे रूल्स ऑफ प्लीडिंग, अभिवचन के नियम, और हम अभिवचन के सारभूत नियमों फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग की चर्चा कर रहे हैं। उसके तहत रूल नंबर 3 हमने पिछली क्लास में शुरू किया था कि अभिवचन में सारवान तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, न कि साक्ष्य का। फैक्ट्स नॉट एविडेंस। थर्ड रूल अभिवचन का जो है वो ये कहता है कि जब हम प्लीडिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें केवल सारवान तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए, न कि साक्ष्य का। प्रत्येक अभिवचन में तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए जिनका कि अभिवचन करने वाला व्यक्ति आश्रय लेना चाहता है, न कि उस साक्ष्य का जिसके द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाना है। बड़ी क्लियर सी बात है। थर्ड रूल क्या कहता है कि अब में अभिवचन में केवल सारवान तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए जिनके आधार पर हम अपने मामले को सिद्ध करना चाहते हैं या जिसके आधार पर हम अपने मामले का आश्रय ले रहे हैं। उन साक्ष्यों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिनके आधार पर उन सारवान तथ्यों को सिद्ध किया जाएगा। अर्थात अभिवचन में साक्ष्यों का उल्लेख करने का अपवर्जन करता है, केवल तथ्यों का उल्लेख करने की बात करता है। अब बात आती है साहब कि साक्ष्यों का उल्लेख करने का क्यों वर्जन किया गया है। तो कहते हैं कि अभिवचन में अगर साक्ष्यों का उल्लेख करने की अनुमति दे दी गई तो कथनों का ब्यौरा इतना लंबा हो जाएगा कि उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी और इससे अभिवचन का जो मुख्य उद्देश्य है वही गायब हो जाएगा, क्योंकि साक्ष्य की कोई सीमा नहीं है कि आप अपनी बात को किन किन साक्ष्यों के जरिए सिद्ध करना चाहते हैं। उनके आधार पर आप कई साक्ष्यों को पेश करेंगे और अगर आपने उन सारे साक्ष्यों का ब्यौरा वही अभिवचन में दे दिया तो अभिवचन बहुत लंबा हो जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए वहाँ आपको केवल सारवान तथ्यों का उल्लेख करना है, अभिवचन में साक्ष्यों का उल्लेख वहाँ नहीं करना है। अब बात आती है साहब कि सारवान तथ्यों का उल्लेख करना है तो तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, सिद्ध किए जाने वाले तथ्य और तथ्यों के साक्ष्य जिनके द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाना है। आराम से समझिए इस बात को कि सिद्ध किए जाने वाले तथ्य जिन्हें लैटिन टर्म में कहा गया फैक्टा प्रोबेंडा, आपको किन तथ्यों को सिद्ध करना है तो सिद्ध किए जाने वाले तथ्य, और दूसरा है तथ्यों के साक्ष्य, यानी कि आपने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उनका साक्ष्य जिनके द्वारा उन्हें आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसे कहते हैं फैक्टा प्रोबेंसिया। तो 2 लैटिन टर्म हमारे सामने निकल कर आई, फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंसिया। सिद्ध किए जाने वाले तथ्यों को फैक्टा प्रोबेंडा कहा गया और तथ्यों के साक्ष्य जिनके द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाना है उनको हमने फैक्टा प्रोबेंसिया कहा। अब बात आती है कि सब अभिवचन में किनका उल्लेख किया जाना चाहिए। तो अभिवचन में फैक्टा प्रोबेंडा का उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि फैक्टा प्रोबेंसिया का। हम ऊपर इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि हमें क्या करना है, केवल सारवान तथ्यों का उल्लेख करना है, साक्ष्यों का नहीं। अगर हमने साक्ष्यों का उल्लेख करना शुरू कर दिया तो उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। तो जो दूसरे प्रकार के तथ्य है वो क्या कह रहे हैं, तथ्यों के साक्ष्य, यानी कि आपने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उनके साक्ष्य जिनके द्वारा आप अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं उसका उल्लेख नहीं करना है, यानी कि फैक्टा प्रोबेंसिया का उल्लेख नहीं करना है। हमें फैक्टा प्रोबेंडा, सिद्ध किए जाने वाले तथ्यों का उल्लेख करना है। इस बात को समझने के लिए एक बड़ा ही अच्छा सा केस है जिसके द्वारा हम ये जो फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंसिया की बात हम कर रहे हैं उसे बड़ी आसानी से समझा जा सकेगा। यानी कि सिद्ध किए जाने वाले तथ्य और तथ्यों के साक्ष्य जिनके द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाना है, इस बात को समझने के लिए हमारे पास में बहुत एक अच्छा सा केस है जिसके द्वारा आप इस बात को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। ब्रांडेल वर्सेस हंटर का मामला है। इस मामले में फैक्ट ये थे कि अगर पॉलिसी धारक, ये जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित एक मामला है और इसमें ये एक शर्त थी कि यदि पॉलिसी धारक जो है, पॉलिसी होल्डर जो है, उसकी मृत्यु आत्महत्या द्वारा होगी तो पॉलिसी शून्य हो जाएगी, यानी कि उसे उस पॉलिसी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
बड़े आराम से इस मामले के फैक्ट को समझिए, जिससे कि आपको फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंसिया की बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। इस मामले के तथ्य क्या निकल के आ रहे हैं कि ये एक बीमा पॉलिसी से संबंधित मामला है, जिसमें ये शर्त है कि अगर पॉलिसी धारक आत्महत्या कर लेगा तो वो पॉलिसी शून्य हो जाएगी, अर्थात पॉलिसी धारक को उसमें कुछ नहीं मिलेगा। उसकी मृत्यु होने पर जब बीमा कंपनी के विरुद्ध वाद संस्थित किया गया, यानी कि पॉलिसी धारक की मृत्यु हुई और पॉलिसी धारक के द्वारा जब बीमा कंपनी के विरुद्ध मामला संस्थित किया गया, तो बीमा कंपनी ने इसी आधार पर अपना बचाव करना चाहा। किस आधार पर कि साहब पॉलिसी होल्डर जो व्यक्ति है उसने क्या किया है, आत्महत्या की है, और आत्महत्या करने की वजह से ये पॉलिसी शून्य हो गई है और वह किसी प्रकार का हक प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अब बीमा कंपनी ने अपने बचाव में क्या कहा कि साहब पॉलिसी धारक कई सप्ताह से मानसिक उदासी की स्थिति में था, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसने मृत्यु से एक दिन पहले पिस्तौल खरीदी थी, उसने उसी पिस्तौल से अपने आप को मारा, उसने एक पत्र लिखा जिसमें अपनी पत्नी के नाम, जिसमें उसने आत्महत्या करने की इच्छा प्रकट की थी। इन सब बातों का उल्लेख कंपनी ने अपने बचाव में किया। कंपनी ने अपने बचाव में क्या उल्लेख किया कि साहब जो पॉलिसी धारक था उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी, कई दिनों से वह अपसेट चल रहा था, उसने एक पिस्तौल भी खरीदी, अपनी पत्नी को एक पत्र भी लिखा जिसमें उसने लिखा कि वह आत्महत्या करना चाहता है। अब इस पूरे मामले में जो विवादित तथ्य है, फैक्टेड इश्यू है, वह यह है कि क्या पॉलिसी धारक ने आत्महत्या की है या नहीं की है। बीमा कंपनी को इस मामले में केवल ये लिखना था कि अपने अभिवचन में कि पॉलिसी धारक, पॉलिसी होल्डर ने क्या की है, आत्महत्या की है। ये क्या है, सिद्ध किए जाने वाले तथ्य फैक्टा प्रोबेंडा, उसका उससे उल्लेख करना था। और उसने जितने भी ये अभिवचन में कथन किए कि वह कई दिनों से उदास था, उसने पिस्तौल खरीदी, उसने एक लेटर लिखा, उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी, ये क्या हो गए, तथ्यों के साक्ष्य। और तथ्य क्या है कि क्या उसने आत्महत्या की है, ये तथ्य है। और उस तथ्यों के साक्ष्य वह क्या दे रहे हैं, अपने अभिवचन में, बचाव में बीमा कंपनी क्या देने जा रही है कि इन सारे कथनों का उल्लेख कर रही है। ये सारे तथ्य जो हो गए, जो उसने कथन किए हैं, ये सिद्ध किए जाने वाले, जिनके द्वारा वह क्या कर रहा है, अपने तथ्यों को सिद्ध करना चाहता है, उसका उल्लेख करना, यानी कि ये फैक्टा प्रोबेंसिया है। और इसकी कोई लिमिट नहीं, हमने ऊपर की, अगर इस तरीके की इजाजत दे दी गई तो क्या होगा, प्लीडिंग का जो मूल ऑब्जेक्ट है वही समाप्त हो जाएगा और इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर बीमा कंपनी को केवल सिद्ध किया जाने वाला तथ्य, यानी कि फैक्टा प्रोबेंडा, इस बात का उल्लेख करना था कि उस पॉलिसी होल्डर ने क्या की है, आत्महत्या। और उसने जितना भी ये अभिकथन किया, ये सारे के सारे किसमें आ गए, फैक्टा प्रोबेंसिया, तथ्यों के साक्ष्य जिनके द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाना है, इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो इस तीसरे नियम को समझने के लिए ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमें क्या करना है, अभिवचन में सारवान तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, न कि साक्ष्य का। अगर हमने साक्ष्य की परमिशन दे दी तो मामला बहुत लंबा चला जाएगा। तथ्य दो प्रकार के हो गए, फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंसिया। हमें अभिवचन में केवल फैक्टा प्रोबेंडा का उल्लेख करना है, फैक्टा प्रोबेंसिया का हमें वहां पर उल्लेख नहीं किया जाना है। इस संदर्भ में हमने ब्रांडेल वर्सेस हंटर का जो मामला है, बड़ी अच्छी तरीके से इसे समझा, जिसमें हम इस दोनों टर्मिनोलॉजी जो है, फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंसिया, आपको समझाने का प्रयास किया कि दोनों में क्या फ़र्क है। सिर्फ फैक्ट इन इश्यू, जो झगड़े की जड़ है, जो विवादक तथ्य है, हमें क्या करना है, उसका उल्लेख करना है। उस झगड़े की जड़ को सिद्ध करने वाले तथ्यों का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया जाना। ये क्या कहलाएंगे, फैक्टा प्रोबेंसिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम इसी रूल के कुछ व्यवहारिक पहलू को और देखेंगे। धन्यवाद।